नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, और उस विदेशी आक्रमण में हम लोगों ने 4 विदेशी आक्रमणों को पढ़ा, जिसमें पहला विदेशी आक्रमण था हिंद यवन या यवनों का, दूसरा विदेशी आक्रमण था शकों का, तीसरा विदेशी आक्रमण था पहलव का व चौथा विदेशी आक्रमण था कुषाणों का। कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत में विकेंद्रीकरण युग का प्रारंभ हुआ, और ये विकेंद्रीकरण युग 5वीं शताब्दी ईस्वी तक चलता रहा, और इस साम्राज्य का नाम था गुप्त साम्राज्य। और मौर्य काल के बाद में अगर किसी ने विकेंद्रीकृत साम्राज्य की नींव डाली है तो इस साम्राज्य का नाम था गुप्त साम्राज्य। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड माना जाता है। दोस्तों, मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत में विकेंद्रीकरण युग का प्रारंभ जो 5वीं शताब्दी तक चलता रहा, और इसमें भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। तो लिख लेते हैं, कुषाणों के विघटन के पश्चात भारत में विकेंद्रीकरण युग का प्रारंभ जो 5वीं शताब्दी तक चलता रहा, और इस विकेंद्रीकरण को युग को लाने वाले जो थे इन्हें गुप्त शासक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखें तो प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके पहले के टाइम पीरियड को देखा जाए तो इसमें भारत में मौर्य काल विद्यमान था, और मौर्य काल के बाद में भारत में छोटे छोटे राज्यवंशों का उदय हुआ। तो लिख लेंगे, गुप्त साम्राज्य से पहले भारत में छोटे छोटे राजवंश। ठीक है दोस्तों, और गुप्त साम्राज्य को अगर देखें तो गुप्त शासक जो थे जिन्होंने साम्राज्य की नींव डाली, इनका उदय प्रयागराज के समीप कौशांबी को माना जाता है। तो लिख लेंगे, उदय कौशांबी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए तो इसमें पुराण शामिल हैं, इसमें स्मृतियां शामिल हैं, इसमें भारत में विद्यमान उस समय के प्रमुख लेखक हैं, इसमें भारत में आने वाले चीनी लेखकों का भी वर्णन है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
पहला चीनी यात्री आता है जिसका नाम था फाहेयान। क्या नाम था दोस्तों? फाहेयान। अगर पुरातात्विक स्रोतों को देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं व गुप्त साम्राज्य में किए गए स्थापत्य कला के नमूने शामिल होते हैं, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण व कला व साहित्य का निर्माण गुप्त साम्राज्य में ही किया गया। इसीलिए गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारतीय इतिहास का कला व साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। तो लिख लेंगे जानकारी, साहित्यिक व पुरातात्विक प्रमाणों से। ठीक है दोस्तों, अगर इसके स्रोत देखे जाएं तो लिख लेंगे यहां पे नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, और नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले है हमारे पुराण, और 3 पुराणों से गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है हमारा वायु पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण व तीसरा है ब्राह्मण पुराण। तो लिख लेंगे पुराणों में वायु पुराण, कॉमा विष्णु पुराण व ब्राह्मण पुराण। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में स्मृतियां शामिल हैं, और स्मृतियों में 2 प्रमुख स्मृति हैं, जिसमें पहली है नारद स्मृति और दूसरी है आपकी बृहस्पति स्मृति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्मृति से क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है ये आपकी शुंग काल की मनु स्मृति है। तो लिख लेंगे यहाँ पर स्मृतियां, और इसमें आपकी नारद स्मृति व बृहस्पति स्मृति। अगर तीसरे स्रोत देखे जाएं साहित्यिक के तो ये हैं आपके संस्कृत के महान कवि कालिदास, जिन्होंने ज़्यादातर रचनाएं प्रेम पर आधारित की हैं, और प्रेम पर आधारित रचनाओं के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी और शेक्सपियर की रचनाओं में एक मुख्य अंतर ये है कि इनका जो अंत है ये सुखद है, जबकि दूसरे में आपका जो अंत है ये दुखद हुआ है। अर्थात कालिदास की रचनाओं में अंत में नायक और नायिका का जो वर्णन है ये सुखद अंत के साथ में हुआ है दोस्तों। तो नंबर 3 है आपके कालिदास, और कालिदास की कृतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले हैं हमारे नाटक। कालिदास ने कुल 3 नाटक लिखे हैं, जिसमें पहला है मालविकाग्नि मित्रम, जिसमें पहला है हमारा माल विकाग्नि मित्र, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र व उनकी प्रेमिका मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगर दूसरा देखा जाए तो ये है आपका विक्रमोर्वशीय, लिख लेंगे नंबर 2। इसमें पुररवा व उर्वशी के प्रेम प्रसंग का वर्णन
किया गया है। और तीसरी जो है इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन दोस्तों किया गया है। और विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में अनुवादित किया है। क्वेश्चन कई बार आया है कि किस बुक की कालिदास की किस रचना को विलियम जोन्स ने इंग्लिश में अनुवादित किया, तो इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये हैं आपके महाकाव्य। और महाकाव्य में मुख्य रूप से आपके 2 आते हैं, जिसमें पहला है हमारा रघुवंश, और दूसरा है हमारा कुमार संभवा। तो लिख लेंगे नंबर 1 रघुवंश और नंबर 2 कुमार संभव। रघुवंश में राजा रामचंद्र जी के जितने भी कुल के राजाओं हुए हैं इनकी जानकारी दी गई है, जबकि कुमार संभवा में भगवान शिव व पार्वती के पुत्र स्कंद के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो नंबर 3 है आपके खंड काव्य। और खंड काव्य मुख्य रूप से भी आपके 2 हैं, जिसमें पहला है हमारा मेघदूत और दूसरा है ऋतु श्रृंगार। और ऋतु श्रृंगार में कालिदास ने 6 ऋतुओं का प्रेम पूर्वक वर्णन किया है दोस्तों। तो कालिदास ने कुल 7 रचनाएं लिखी हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नाटक 3 है आपके मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, और नंबर 3 है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। महाकाव्य 2 हैं रघुवंश व कुमार संभवा, व खंड काव्य भी हमारे 2 हैं मेघदूत और ऋतु श्रृंगार। अगर तीसरा देखा जाए, इसमें चौथा देखा जाए तो ये हैं आपके लेखक जिनका नाम है भास। और भास की अगर पुस्तक देखा जाए तो इसका नाम है स्वप्नवास वदत्ता। लिख लेंगे अगर 5वें लेखक देखे जाएं तो ये हैं आपके कामंदक। और कामंदक में पुस्तक लिखी है नीतिसार। ध्यान दीजिएगा, जो मौर्य साम्राज्य में स्थान है कौटिल्य की अर्थशास्त्र का, वही स्थान गुप्त काल में कामंदक की नीतिसार को दिया जाता है। तो नंबर 5 लिख लेंगे कामंदक, और पुस्तक का नाम है नीतिसार। अगर छठी पुस्तक दे या छठे राइटर को देखा जाए तो ये हैं आपके शूद्रक। और शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। लिख लेंगे शूद्रक, और पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। अगर 7वें देखे जाएं तो ये है हमारे विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त ने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पुस्तक लिखी उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता को दिखाया गया है, व रामगुप्त नामक जो अयोग्य शासक है उसका वर्णन किया गया है। तो लिख लेंगे विशाखा दत्त। पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। अगर 8वें लेखक देखे जाएं तो ये हैं हमारे वात्स्यायन, और इन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी है। लिख लेंगे नेक्स्ट अगर देखा जाए नंबर 9 तो ये हैं आपके विष्णु शर्मा, और इनकी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की बाइबल के बाद में सबसे प्रचलित पुस्तक का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, बाइबल के बाद में पूरी दुनिया की सबसे प्रचलित पुस्तक का नाम है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। तो लिख लेंगे नंबर 9 विष्णु शर्मा की
पंचतंत्र। अगर 10वें लेखक देखे जाएं तो ये है हमारे दंडी, और दंडी की पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित्र। लिख लेंगे दंडी 10 कुमार चरित्र। ठीक है दोस्तों, तो 10 साहित्यिक स्रोतों में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमारे 10 हैं। अगर अन्य को देखा जाए तो इसमें एक है आपकी पुस्तक जो कि वज्जिक के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है कौमुदी महोत्सव। तो लिख लेंगे अन्य कौमुदी महोत्सव, और लेखक का नाम है वज्जिक। साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों भारत में आने वाले चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी गुप्त शासकों व गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी में अगर हम देखें तो लिख लेंगे चीनी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। और भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहेयान, और इसने पुस्तक लिखी फो क्यों की। 399 में ये भारत आया और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो लिख लेंगे नंबर 1 फाहेयान। यात्रा वृत्तांत का नाम है फो क्यों की। अगर नंबर 2 देखा जाए दोस्तों तो ये है हमारा ह्वेनसांग। ये है हमारा ह्वेनसांग जो कि भारत में उस समय आया था जब पुष्पभूतिवर्धन शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? पुष्पभूतिवर्धन शासन कर रहा था, अर्थात वर्धन साम्राज्य के दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सी.यू. की। लेकिन इसने अपने यात्रा वृत्तांत में कुमार गुप्त व अन्य गुप्त शासकों का भी वर्णन किया है। तो लिख लेंगे नंबर 2 ह्वेनसांग, और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है सी.यू. की। अगर नंबर 3 देखा जाए तो इसका नाम है इत सिंह। नंबर 3 देखा जाए तो ये चीनी यात्री है इत सिंह, और इसकी पुस्तक का नाम है काओ फा काओ सांग चुन। लिख लेंगे काओ फा काओ सांग चुन। और इसकी पुस्तक से गुप्त शासक श्री गुप्त की जानकारी प्राप्त होती है कि श्री गुप्त ने बोध गया में बौद्ध धर्म के लिए मंदिर का निर्माण करवाया व 24 गांव दान में दिए थे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इत सिंह से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? गुप्त शासक श्री गुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। अब अपना आते हैं दोस्तों हम स्रोतों के दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में देखा जाए तो सबसे पहला है हमारा प्रयाग प्रशस्ति। पहला है हमारा प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। और हरिसेन अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है, और प्रयाग प्रशस्ति उसी स्तंभ पर खुदा हुआ है जिस पे अशोक ने अपना प्रयाग अभिलेख लगवाया था दोस्तों। प्रारंभ में ये कौशाम्बी में विद्यमान था, परंतु वर्तमान समय में ये प्रयाग के किले में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति से 4 शासकों की या 4 लोगों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है हमारा अशोक, दूसरा है हमारा समुद्रगुप्त, तीसरा है हमारा जहांगीर, और चौथे का नाम है बीरबल, तथा अकबर के द्वारा इसे प्रयाग में पहुंचा दिया गया था। नंबर 2 अगर देखा जाए तो ये है हमारा
मेहरौली अभिलेख। ये है हमारा मेहरौली अभिलेख, जो कि लोहे के स्तंभ पर बना हुआ है और इस पर चंद्र नाम उत्कीर्ण है और इस चंद्र नाम को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ में देखा गया है। ये वर्तमान समय में कुतुब मीनार के पास में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में रखा गया है दोस्तों। और इस स्तंभ की सबसे बड़ी अच्छाई ये है या प्रमुख विशेषता ये है कि अब तक इसमें जंग नहीं लगी है दोस्तों। नंबर 3 देखा जाए तो ये है हमारा मंदसौर अभिलेख, जिसे कुमार गुप्त ने लगवाया। तो नंबर 3 मंदसौर अभिलेख, और ये है हमारा कुमार गुप्त का। अगर पहले वाला मेहरौली वाला देखें तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। मंदसौर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि कुमार गुप्त ने सूर्य मंदिर बना करके दान किया। नंबर 4 है हमारा भीतरी अभिलेख। और इसे लगवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 5 है हमारा जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख को भी दोस्तों स्कंदगुप्त ने ही लगवाया है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और वहां की जनता के लिए इससे नहरों को कटवाया था दोस्तों। व चक्रपालित द्वारा यहां पर विष्णु मूर्ति को स्थापित किया गया था। अगर नंबर 6 देखा जाएगा तो ये है आपका काकुष्ठ वर्मन का अभिलेख, जो कि कदम्ब शासक था। तो लिख लेंगे नंबर 6 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था और इसी क्रम में इसने अपने पुत्र का विवाह किया था कदम्ब वंश की राजकुमारी के साथ में। नंबर 7 देखा जाए तो ये है आपका ऐरण अभिलेख, जिसे गुप्त शासक भानुगुप्त ने लगवाया, जिसे गुप्त शासक भानुगुप्त ने लगवाया था और ये 510 एडी का है। 510 एडी के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर नंबर 8 देखा जाए तो ये है हमारा विलसर अभिलेख और इसकी स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त ने। इसकी स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त ने। और नंबर 9 देखा जाए तो ये है हमारा पूना ताम्रपत्र। नंबर 9 है हमारा पूना ताम्रपत्र, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के द्वारा की गई थी और इसका विवाह किया गया था वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ में। वह इसके पुत्र का नाम था प्रवरसेन द्वितीय। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूना ताम्रपत्र से गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे नंबर 9 पूना ताम्रपत्र किसने लगवाया? प्रभावती गुप्त ने। अगर नंबर 2 देखा जाए दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में तो ये हैं हमारे सिक्के और गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर है ये राजस्थान के बुयाना से प्राप्त हुआ है और इन सिक्कों पे अगर देखा जाए तो कुमार गुप्त का नाम अंकित है। तो लिख लेंगे राजस्थान बुयाना से बड़ा ढेर।
ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर सिक्कों पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याध शैली में चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ के उपरांत सिक्के चलाए थे व एक मुद्रा पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कुमार गुप्त के सिक्कों से भी दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे गुप्तकालीन प्रमुख स्रोत जिससे गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब हेडिंग डालते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासक। तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख शासक। ठीक है दोस्तों। तो अगर प्रमुख शासक देखे जाएं तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा श्री गुप्त। ठीक है दोस्तों, श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। लिख लेंगे गुप्त वंश का संस्थापक। अगर नंबर 2 पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो इसकी उपाधि जो थी इसका नाम था महाराज या महाराजा। नेक्स्ट अगर देखे जाए दोस्तों तो पूना ताम्रपत्र में इसे आदि राज कहा गया है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में श्री गुप्त को संबोधित करते हुए समुद्रगुप्त ने लिखा है कि समुद्रगुप्त उसका परपौत्र था। तो लिख लेंगे प्रयाग प्रशस्ति से भी जानकारी। ठीक है दोस्तों। और मैंने अभी आपको बताया इत्सिंह के अनुसार, तो लिख लेंगे इत्सिंह के अनुसार बोध गया में, इत्सिंह के अनुसार बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण व 24 गांव दान दिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ इसका नाम था घटोत्कच गुप्त। तो लिख लेंगे नंबर 2 घटोत्कच गुप्त। और इसके बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती, बस लिख लेंगे इसकी उपाधि जो थी ये थी महाराज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो घटोत्कच गुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने गुप्त संवत चलाया जिसकी तारीख बताई जाती है 319 ईस्वी से 320 ईस्वी दोस्तों। और चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा वैशाली इसे दहेज में प्राप्त हुआ। तो लिख लेंगे नंबर 3 चंद्रगुप्त प्रथम। अगर चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड देखा जाए तो ये है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी।
प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो लिख लेंगे उपाधि महाराजाधिराज। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें नंबर 2, तो गुप्त संवत चलाया। ठीक है दोस्तों, और कब चलाया? 319 ईस्वी से 320 राज्यारोहण के पश्चात। नेक्स्ट देखा जाए तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। तथा दहेज में वैशाली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी वही नीति अपनाई कि साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध सबसे अति उत्तम उपाय है। अर्थात वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। और लिख लेंगे लास्ट पॉइंट, चांदी के सिक्के चलाए। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गद्दी पर बैठता है इसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त अब तक के गुप्त शासकों में सबसे महान था। तो हेडिंग डालते हैं नंबर 4, समुद्रगुप्त। अगर समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये है आपका 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो ये इसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है। तो लिख लेंगे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जानकारी का प्रमुख स्रोत। जानकारी का प्रमुख स्रोत। और अगर ये प्रयाग प्रशस्ति देखा जाए तो ये उसी पर खुदा हुआ है जिस पर अशोक ने अपना अभिलेख लगवाया था। और अशोक के विपरीत, जहां अशोक की नीति थी धम्म की नीति, अर्थात युद्ध ना करना, समुद्रगुप्त ने इसके विपरीत कार्य किया और प्रयाग प्रशस्ति पर इसने अपनी विजयों का अभिलेख लगवाया है। अर्थात समुद्रगुप्त की जो भी विजय हैं इन सब का अंकन प्रयाग प्रशस्ति पर किया गया है। दोस्तों अगर प्रयाग प्रशस्ति को देखा जाए तो ये संस्कृत की चंपू शैली में लिखा गया है। संस्कृत की चंपू शैली में। और चंपू शैली का अर्थ होता है ऐसी शैली जिसमें गद्य व पद्य एक साथ विद्यमान हो। तो लिख लेंगे गद्य व पद्य दोनों। अगर समुद्रगुप्त की उपाधियों को देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने पहली उपाधि धारण की है जिसका नाम है धरणी बंद, अर्थात संपूर्ण धरती को जीत लेने वाला। संपूर्ण धरती को जीत लेने वाला। तो लिख लेंगे यहां पर, इसका अर्थ होता है संपूर्ण धरती को जीत लेने वाला। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है अश्वमेध पराक्रम। तो लिख लेंगे अश्वमेध
पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम उपाधि से जानकारी मिलती है कि इसने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ करवाया और इसी के उपरांत इसने कौन सी उपाधि धारण की? अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। अगर तीसरी उपाधि देखी जाए तो इसका नाम है परक्रमांक। लिख लेंगे नंबर 3, परक्रमांक। ठीक है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त ने मुख्य रूप से 3 उपाधियां धारण की और उपाधियों में अगर देखें तो पहली उपाधि है धरणी बंद की, अर्थात संपूर्ण धरती को जीत लेने वाला। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात, अर्थात सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की दोस्तों, और इसने अपने आसपास के समस्त राजाओं को पराजित कर दिया। तो लिख लेंगे सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात विजय क्रम की शुरुआत। अगर हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति को देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नंबर 1 अगर देखें तो आर्याव्रत अर्थात उत्तर के 12 राजाओं को पराजित किया व उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो लिख लेंगे उत्तर के 12 राज्यों पर विजय। नंबर 2 अगर देखें तो ये है आपका दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण के 12 राजाओं पर विजय, लेकिन विजय के पश्चात उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, वह उन्हें मुक्त छोड़ दिया, वह उनसे वार्षिक नजराना लेना शुरू कर दिया दोस्तों। तो लिख लेंगे दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय। नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये है अष्टक राज्यों पर विजय। इन्हें आट्विक राज्य भी कहा जाता है। अगर नंबर 4 देखा जाए तो ये हैं आपके सीमावर्ती राज्यों की विजय। सीमावर्ती राज्यों की विजय। और नंबर 5 अगर देखा जाए तो अशोक के अपने विदेशी राज्यों के साथ में भी अच्छे संबंध थे, समुद्रगुप्त के अपने समकालीन विदेशी राजाओं के साथ में भी अच्छे संबंध थे। व इस समय के 3 प्रमुख विदेशी शासकों को अगर देखें तो इसमें शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, कुषाण शासक केदार व सिंघल नरेश मेघवर्मन की जानकारी प्राप्त होती है। लिख लेंगे समकालीन विदेशी शासक और इसमें 3 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहला शक और शकों का शासक था रुद्र सिंह तृतीय। नंबर 2 अगर देखा जाए तो कुषाण और कुषाणों के शासक का नाम था केदार। और नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये हैं आपके सिंघल नरेश अर्थात श्रीलंका और इनका नाम था मेघवर्मन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे
विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो बौद्ध विद्वान वसुबंधु इसके दरबार में रहते थे। तो लिख लेंगे बौद्ध विद्वान वसुबंधु दरबार में। अर्थात दोस्तों यहां से जानकारी हो रही है कि गुप्त शासक जो हैं ये मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी इनकी समान सहानुभूति है, क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान रह रहा है वसुबंधु। वह श्रीगुप्त ने भी बौद्धों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया, वह 24 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो पूना ताम्रपत्र व भीतरी अभिलेख से अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। अगर समुद्रगुप्त की राजधानी देखी जाए तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है क्योंकि ये कवि अर्थात कला का प्रेमी था और एक मुद्रा पर इसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो लिख लेंगे कला प्रेमी, जिस कारण इसे कविराज कहा गया है। तथा एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और अगर इसकी जानकारी का अन्य स्रोत में देखें तो सिंघल ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात श्रीलंकाई ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि सिंघल नरेश मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो लिख लेंगे सिंघल नरेश मेघवर्मन ने उपहार प्रदान करके गया में बौद्ध मंदिर की अनुमति मांगी। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात एक अन्य गुप्त शासक गद्दी पर बैठा जिसका नाम था रामगुप्त, और रामगुप्त एक अयोग्य शासक था और इसी के समय रामगुप्त के साम्राज्य पर आक्रमण हो जाता है शक शासक रुद्र सिंह तृतीय का, व इनकी पत्नी ध्रुव देवी को वो उठा ले जाता है। तो लिख लेंगे नेक्स्ट शासक अगर देखेंगे तो पांचवा है रामगुप्त। लिख लेंगे अयोग्य। नेक्स्ट शक शासक रुद्र सिंह तृतीय का आक्रमण।
और ये इनकी पत्नी ध्रुव देवी को उठा ले जाता है और इस ध्रुव देवी को बचा करके लाता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। और ध्रुव देवी के कहने पर इनकी हत्या कर दी जाती है रामगुप्त की। ये पूरी की पूरी कथा जो है ये विशाखा दत्त ने अपने देवी चंद्रगुप्तम में लिखी है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेंगे, हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं दोस्तों हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड को देखा जाए तो 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इसने भारत में गुप्त साम्राज्य को शासन को देखा। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की माता को देखा जाए तो इसकी माता का नाम था महिषी व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवराज या देवगुप्त। कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस गुप्त शासक का देवराज या देवगुप्त भी नाम था, तो लिख लेंगे अन्य नाम देवराज व देवगुप्त। अगर इसकी उपाधियां देखी जाएं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो लिख लेंगे नंबर 1 परम भागवत। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो है ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि से पता चलता है कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था और वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के कारण इसने उदयगिरी में विष्णु पद का या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगर नेक्स्ट उपाधि देखें तो इसे कहा जाता था विक्रमांक, लिख लेंगे। और विक्रमादित्य नेक्स्ट अगर देखें तो देवश्री व सिंह विक्रम प्रमुख उपाधियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त के बाद में या सबसे महान शासक देखा जाएगा तो ये है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो इसका शासनकाल कला व साहित्य की दृष्टि से कला व साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अपने विजय की क्रम को वैवाहिक संबंधों के द्वारा मजबूत करने का प्रयास किया। तो अगर यहां पे देखें वैवाहिक संबंध, तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और नागवंश के साथ में इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध
स्थापित किया। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से इसे एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का विवाह इसने वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो दूसरा विवाह इसने अपनी पुत्री का किया, और पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्त। और किस राजवंश में किया? वाकाटक वंश। अगर शासक का नाम देखा जाए तो ये है रुद्रसेन द्वितीय। अगर नंबर 3 देखा जाए तो इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह, इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदंब राजवंश में किया। लिख लेंगे। तो 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जिसमें पहला विवाह इसने स्वयं किया नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से, जिससे पुत्री हुई प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का इसने विवाह किया वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से। वह अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह इसने किया किसके साथ में? कदंब वंश की राजकुमारी के साथ में। अगर प्रमुख विजय को देखा जाए, अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रमुख विजय को देखा जाए तो प्रमुख विजय इसने की है शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। और इसको पराजित करने के पश्चात इसने व्याध शैली में चांदी के सिक्के चलाए, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लिख लेंगे। व्याध शैली में चांदी के सिक्के, उपाधि विक्रमादित्य। और शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करने के साथ में ही पश्चिमी भारत के भृगु कच्छ बंदरगाह पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। लिख लेंगे। भृगु कच्छ बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर उत्तीर्ण चंद्र नाम इसी का है। ठीक है दोस्तों। और इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगी है, जो कि अपनी वास्तुकला का सबसे अद्भुत नमूना है। अगर राजधानी को देखा जाए दोस्तों तो प्रारंभिक राजधानी जो है ये है आपकी पाटलिपुत्र, व इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया उज्जैनी को। किसको बनाया दोस्तों? उज्जैनी को। और ये दोनों क्या है दोस्तों? अध्ययन के प्रमुख केंद्र। अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सचिव वीरसेन को देखा जाए तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने उदयगिरी पर्वत पर शिव मंदिर की स्थापना करवाई। तो लिख लेंगे सचिव वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी। ठीक है दोस्तों।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इनमें से किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्नों से तात्पर्य है अपने अपने क्षेत्र में अपनी स्थापत्य कला में निपुण होने वाले व्यक्तियों। अर्थात ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर 2 ऐसे शासक हुए जिनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो अगर इसके 9 रत्नों को देखा जाए तो लिख लेंगे नवरत्न। अगर 9 रत्न में देखें तो पहले हैं हमारे कालिदास, और कालिदास अगर देखें तो ये हैं साहित्यकार। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये हैं हमारे वारुची, और वारुची जो है ये व्याकरणज्ञ हैं। लिख लेंगे वारुची। नंबर 3 अगर देखें तो ये हैं हमारे वेताल भट्ट, और इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जादू टोने जैसा कार्य करते थे। तो लिख लेंगे नंबर 3 वेताल भट्ट, और ये कौन है आपके जादूगर हैं। नंबर 4 अगर देखा जाए तो ये हैं हमारे वाराह मिहिर, और वाराह मिहिर जो है ये खगोलज्ञ हैं। तो लिख लेंगे वाराह मिहिर, और ये हैं हमारे खगोलज्ञ। नंबर 5 अगर देखा जाए तो ये हैं हमारे अमर सिंह, और अमर सिंह कौन है हमारे कोशाकार है या कोशकार है। लिख लेंगे। नंबर 6 अगर देखा जाए तो ये हैं हमारे शंकु, और शंकु को वास्तुकार कहा गया है। नंबर 6 शंकु, और शंकु जो है ये वास्तुकार हैं। अगर नंबर 7 को देखा जाए तो ये हैं धन्वंतरी, और धन्वंतरी अपने समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे दोस्तों। तो नंबर 7 धन्वंतरी, और ये कौन थे चिकित्सक थे। अगर नंबर 8 देखा जाए तो ये हैं आपके घटक पर्व, और घटक पर्व जो हैं ये कूटनीतिज्ञ हैं। तो लिख लेंगे घटक पर्व। और नंबर 9 अगर दोस्तों देखा जाए तो ये हैं हमारे छपड़क, जो कि ज्योतिष के ज्ञाता थे। तो नंबर 9 लिख लेंगे छपड़क, और ये कौन है दोस्तों आपके ज्योतिष। 9 रत्न रह रहे थे इनके दरबार में, शायद इसीलिए इनके साम्राज्य को या इनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं कि चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया, और कब आया था 399 ईस्वी, और कब तक भारत में रहा 414 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो फाहियान है ये भारत आया था स्थल मार्ग से, जबकि भारत से वापस जो गया था ये गया था जल मार्ग से। तो ध्यान दीजिएगा, इससे भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर आया उसका नाम था फाहियान। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, और आया था स्थल मार्ग से व गया था जल मार्ग से। इसके बाद गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, जिसे कुमार गुप्त प्रथम कहा गया है। तो हेडिंग डालते हैं कुमार गुप्त प्रथम।
हेडिंग डालते हैं कुमारगुप्त प्रथम। अगर इसके टाइम पीरियड को देखा जाए तो कुमारगुप्त 413 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 455 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। दोस्तों किसका उत्तराधिकारी था ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का था। लिख लेंगे अन्य नाम महेंद्रादित्य, लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो इसी ने लगवाए थे और कुल 18 अभिलेख लगवाए हैं। तो लिख लेंगे गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कितने हैं? 18। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कुमारगुप्त प्रथम है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी है व इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। लिख लीजिएगा अश्वमेध यज्ञ करवाया। जानकारी अभिलेख व सिक्कों से। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, मयूर के चित्र के अंकन के सिक्के चलवाए हैं इसने। लिख लेंगे मयूर चित्र अंकित सिक्के चलवाए और इसी के शासनकाल में दोस्तों भारत पर पुष्पभूति जाति का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा, जिसने आसानी के साथ में हूणों या पुष्पभूतियों को हरा दिया। लिख लेंगे पुष्पभूति जाति का आक्रमण। और ये जानकारी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। लिख लेंगे पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और परिणाम अगर देखें तो स्कंदगुप्त विजयी। ठीक है दोस्तों, इसकी मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त की मृत्यु की कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है स्कंदगुप्त। तो हेडिंग डालते हैं स्कंदगुप्त। अगर स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड को देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड 455 ईस्वी से 467 ईस्वी पे था और गुप्त शासकों में अंतिम महान शासक। लिख लेंगे गुप्त शासकों में अंतिम महान शासक। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हूणों के आक्रमण को विफल किया। लिख लेंगे हूणों के आक्रमण को निष्फल किया। और अगर इस समय हूण शासक देखा जाए तो इसका नाम था तोरमाड़। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो वैष्णव धर्म का अनुयायी।
वैष्णव धर्म का अनुयायी। और स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया व चक्रपालित ने वहां पर विष्णु मूर्ति लगवाई। लिख लेंगे, जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया तथा चक्रपालित द्वारा विष्णु मूर्ति स्थापित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्कंदगुप्त के बाद में जो शासक हुए ये महान शासक नहीं हुए। तो अन्य शासकों के नाम देखें तो इसमें नंबर 1 है नरसिंहगुप्त। अन्य शासक नरसिंहगुप्त, और इसने हूणों के शासक मिहिरकुल को पराजित किया। अगर दूसरा महान शासक देखिए जो इसके बाद में आया तो इसका नाम है भानुगुप्त। और भानुगुप्त के समय एक ही कार्य हुआ है जो सती प्रथा का था, और इसकी जानकारी हमें ऐरण अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस वंश का अगर अंतिम शासक देखा जाए तो ये है हमारा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, और डैश करके लिख लीजिएगा अंतिम शासक गुप्त साम्राज्य का। इसके बाद 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने गुप्त शासकों को पढ़ा, उनकी जानकारी के स्रोत को देखा। अगली वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, समाज, धर्म व कला व साहित्य को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।